डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाइन्थ क्लास में हमारा सोशल स्टडी का पार्ट हिस्ट्री चल रहा है। हिस्ट्री पार्ट में हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। प्रीवियस क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक हमारा था द नाजी कट ऑफ मदरहुड। नाजियों की मातृत्व के प्रति क्या सोच थी वो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। इस क्लास में हम देखेंगे द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, प्रचार की कला। किस प्रकार नाजियों ने नाजीवाद का प्रचार करने के लिए किस प्रकार की कला का इस्तेमाल किया वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर। द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा की आर्ट क्या थी? नाजी जर्मनी में प्रचार की क्या कला थी? किस प्रकार नाजिज्म का प्रचार किया गया वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। द नाजी रिजाइम यूज्ड लैंग्वेज एंड मीडिया विद केयर। तो नाजी रिजाइम ने विद केयर के साथ में लैंग्वेज और मीडिया का इस्तेमाल किया। लैंग्वेज भाषा, मीडिया मीडिया आप जानते ही हो। तो इन दोनों का नाजी रिजाइम ने बड़ी होशियारी के साथ में इस्तेमाल किया, फायदा उठाया एंड ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट, और उसका ग्रेट इफेक्ट भी हुआ। द टर्म द coined to describe their various practices are not only deceptive। उन्होंने अपने तौर तरीकों को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल किए, दे आर चिलिंग। वो न केवल भ्रामक थे, चिलिंग भी थे। वो जिन वर्ड्स का उन्होंने इस्तेमाल किया, वेरियस प्रैक्टिसेस, वो दे आर चिलिंग, वो दिल को दहला देने वाले थे, शॉक करने वाले थे। नाजीज नेवर यूज्ड द वर्ड्स किल और मर्डर इन द ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। नाजियों ने अपने जो दस्तावेज थे उसमें किल और मर्डर इन दोनों वर्ड का इस्तेमाल कभी नहीं किया। नाजियों ने अपने जो भी ऑफिशियल जो भी कम्युनिकेशंस थे, जो दस्तावेज थे, उनके अंदर हत्या और मौत इस प्रकार के वर्ड्स का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। किल एंड मर्डर का नाजीज नेवर यूज्ड, कभी भी उन्होंने इनका इस्तेमाल नहीं किया। तो फिर क्या किया उन्होंने? मास किलिंग्स वर टर्म्ड स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन फॉर द जूस, यूथेनेजिया फॉर द डिसेबल्ड, सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शंस, इन वर्ड्स का उन्होंने इस्तेमाल किया। नाजियों को जब मौत के घाट उतारा जाता था तो वो इनको किस नाम से पुकारते थे? स्पेशल ट्रीटमेंट। एक तो उनको विशेष व्यवहार कहा जाता था, फाइनल सॉल्यूशन, अंतिम समाधान, फॉर द जूज, यहूदियों के लिए। यहूदियों के लिए जो वो वर्ड इस्तेमाल करते थे वो फाइनल सॉल्यूशन, अंतिम समाधान, यानी उनका अंतिम काम कर दिया जाता था। यानी उनको जब भी मौत के घाट उतारा जाता था तो वो किल और मर्डर जैसे वर्ड का यूज नहीं करते थे। वो जिन शब्दों का इस्तेमाल करते थे वो थे स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन फॉर द जूज। यहूदियों के लिए वो फाइनल सॉल्यूशन और स्पेशल ट्रीटमेंट जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा यूथेनेजिया फॉर द डिसेबल्ड, जो डिसेबल्ड थे, विकलांग थे, उनके लिए यूथेजेनिया वर्ड का वो इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा सिलेक्शन और डिसइंफेक्शंस, इन दो वर्ड्स का भी वो इस्तेमाल करते थे, चयन और संक्रमण मुक्त, डिसइंफेक्शंस,
संक्रमण मुक्ति, यानी संक्रमण से मुक्त कर दिया गया। इन लोगों को जब भी मारा जाता था, फॉर द जूस, यानी यहूदियों को, जर्मनी में यहूदियों को जब सजा दी जाती थी, मौत के घाट उतारा जाता था, तो उनके लिए सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शंस वर्ड का यूज किया जाता था। चुनाव और संक्रमण मुक्ति, डिसइंफेक्शंस, इन वर्ड्स का इस्तेमाल वो करते थे। इसके अलावा इवैक्यूएशंस, इवैक्यूएशंस का मतलब है खाली कराना, मींट डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर्स, यानी इसका मतलब है कि लोगों को गैस चैम्बर में ले जाना। गैस चैम्बर में ले जाया जाता था और वहां पर पीपल को मौत के घाट उतार दिया जाता था। तो इवैक्यूएशंस का मतलब है खाली कराना, मींट डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर्स, यानी गैस चैम्बर्स में लोगों को ले जाना। डू यू नो, क्या आप जानते हैं व्हाट द गैस चैम्बर्स वर कॉल्ड? क्या आपको ये मालूम है कि गैस चैम्बर को क्या कहा जाता था? जो गैस चैम्बर थे, लोगों को मारने के लिए बनाए गए थे, जूस को मारने के लिए बनाए गए थे, उनको क्या कहा जाता था आपको पता है? दे वर लेबल्ड डिसइंफेक्शंस एरिया, इनको संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। जो गैस चैम्बर्स बने हुए थे जर्मनी में, उनको डिसइंफेक्शंस एरियाज कहा जाता था। गैस चैम्बर्स का अदर नेम है डिसइंफेक्शंस एरिया एंड लुक्ड लाइक bathrooms equipped with fake shower heads। और गैस चैम्बर बाथरूम जैसे दिखाई देते थे और उनमें फेक शॉवर हेड्स भी लगे हुए थे। फेक शॉवर हेड्स का मतलब है, आप जानते हो, फव्वारे लगे होते हैं बाथरूम में, नकली फव्वारे भी उसमें लगाए हुए थे दिखाने के लिए। तो ये जो डिसइंफेक्शंस एरियाज थे वो बाथरूम जैसे लगते थे और उनमें फेक शॉवर हेड्स भी लगे हुए थे। मीडिया वाज केयरफुली यूज्ड टू विन सपोर्ट फॉर द रिजाइम, शासन के समर्थन के लिए और पॉपुलराइज इट्स वर्ल्ड व्यू, और विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया। मीडिया वाज केयरफुली यूज्ड टू विन सपोर्ट फॉर द रिजाइम, रिजाइम का सपोर्ट विन करने के लिए और जर्मनी का जो विश्व का दृष्टिकोण है उसको फैलाने के लिए उन्होंने मीडिया का केयरफुली यूज किया। नाजी आइडियाज वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेज, फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर्स, कैची स्लोगन्स एंड लीफलेट्स। तो नाजी आइडियाज का जो स्प्रेड किया गया, नाजी विचारों को फैलाया गया, किसके माध्यम से? विजुअल इमेजेज, एक तो तस्वीरों के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, पोस्टरों के माध्यम से, इसके अलावा कैची स्लोगन्स, जो आकर्षक नारे होते थे, उनके द्वारा भी नाजी आइडियाज का स्प्रेड किया जाता था। एंड लीफ फ्लेट्स, और जो पर्चे होते थे, पैम्पलेट्स होते थे, उनके द्वारा भी नाजी आइडियाज को स्प्रेड करने का काम किया जाता था। नाजी विचारों का इन माध्यमों के द्वारा प्रचार किया जाता था। इन पोस्टर्स, पोस्टर्स में क्या था? इन पोस्टर्स ग्रुप आइडेंटिफाइड एज द एनिमीज ऑफ जर्मन्स वर स्टीरियोटाइप्ड, मॉक्ड, अब्यूज्ड एंड डिस्क्राइब्ड एज एविल। पोस्टरों में जर्मनों के जो दुश्मन थे उनको, जो उनके लिए रटी रटाई छवियां थी, उनके माध्यम से उनका मॉक्ड, मजाक उड़ाया जाता था। इसके अलावा डिस्क्राइब्ड एज एविल, और उनको एविल कहा जाता था। सोशलिस्ट एंड लिबरल्स वर
represented as weak and degenerate. इसके अलावा समाजवादियों और उदारवादियों को कमजोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में भी उनको प्रेजेंट किया जाता था, उनको प्रस्तुत किया जाता था, सोशलिस्ट और लिबरल्स को। जो समाजवादी थे, जो लिबरल्स थे, उनको रिप्रेजेंटेड किया जाता था वीक एंड डीजेनरेट। उनको एक तो कमजोर और एक डीजेनरेट के रूप में उनको रिप्रेजेंट किया जाता था। किनको? सोशलिस्ट को एंड लिबरल्स को। They were attacked as malicious foreign agents, और उन्हें विदेशी एजेंट कहकर उनको बदनाम किया जाता था। जो सोशलिस्ट थे, लिबरल्स थे, उनको उनके ऊपर अटैक किया जाता था किस रूप में? malicious foreign agents। उनको malicious foreign agents कहकर उनको अटैक किया जाता था उनके ऊपर, या उनको बदनाम किया जाता था विदेशी एजेंट कहकर। Propaganda films were made to create hatred for Jews। प्रचार फिल्मों में जूज के प्रति नफरत फैलाने के ऊपर जोर दिया जाता था। जो जूज थे, जो यहूदी थे, उनको अपमानित करने के लिए, हेट करने के लिए फिल्म का भी सहारा लिया जाता था। फिल्म के द्वारा उसका प्रोपेगेंडा किया जाता था, उसका प्रचार किया जाता था, क्रिएट हेट्रेड फॉर जूज, यानी यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने के ऊपर भी जोर दिया जाता था फिल्म के द्वारा। द मोस्ट इनफेमस फिल्म वाज द इटर्नल जू। जो सबसे प्रसिद्ध, या कह सकते हैं इनफेमस, प्रसिद्ध नहीं कह सकते हैं, कुख्यात कह सकते हैं। इनफेमस, फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, इनफेमस का मतलब बदनाम या कुख्यात। तो जो मोस्ट इनफेमस फिल्म थी उसका नाम था द एटर्नल जू। सबसे कुख्यात फिल्म थी एटर्नल जू। अक्षय यहूदी, ऑर्थोडॉक्स जूज वर स्टीरियोटाइप एंड मार्क्ड। इसके अलावा जो ऑर्थोडॉक्स जूज थे उनको खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था। दे वर शोन, उनको बताया जाता था किस रूप में? विद फ्लोइंग बर्ड्स वियरिंग कफ्तान्स। और इसके अलावा उनको जो शो किया जाता था वो दाढ़ी बढ़ाए हुए के रूप में। दे वर शोन विद फ्लोइंग बर्ड्स वियरिंग काफ्तान। काफ्तान का मतलब यहाँ चोगा से है, चोगा पहने हुए उनको बताया जाता था, दाढ़ी बढ़ाए हुए उनको बताया जाता था यहूदी को, जूस को। Whereas in reality it was difficult to distinguish German Jews by their outward appearance because they were a highly assimilated community। उनको इस रूप में बताया जाता था, काप्तान के रूप में, दाढ़ी बढ़ाए हुए पीपल के रूप में, लेकिन वास्तव में जर्मन यहूदियों और जो दूसरे यहूदी थे, जो जर्मन यहूदी और जो बाकी जर्मन थे, उनमें फर्क करना असंभव था। दे वर रेफर्ड टू एज वर्मिन, रेट्स एंड पेस्ट। उन्हें एक तो वर्मिन के रूप में, एक रेट्स के रूप में, एक पेस्ट के रूप में संबोधित किया जाता था। जो जूस थे, जो यहूदी थे, उनके लिए जो वर्ड इस्तेमाल किए जाते थे, एक तो था वर्मिन, वर्मिन का मतलब केंचुआ, उनको केंचुआ कहा जाता था, रेट्स कहा जाता था, चूहा कहा जाता था, एंड पेस्ट। और इसके अलावा कीड़ा, पेस्ट, उनको कीड़ा कहा जाता था, रेट्स कहा जाता था, वर्मिन कहा जाता था। इन वर्ड्स का इस्तेमाल जूज के लिए किया जाता था। Their movements were compared to those of rodents। और उनकी जो चाल डाल थी, उनका जो व्यवहार था, कुतरने वाले जो रोडेंट्स थे, छछूंदर थे, उन जीवों से की जाती थी। नाजिज्म वर्कड ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल
नाजीवाद ने लोगों के माइंड्स के ऊपर गहरा असर डाला, टैप्ड देयर इमोशंस, और उनकी इमोशंस को उजागर किया, भड़काया, एंड टर्न्ड देयर हेट्रेड, और इसके अलावा हेट्रेड एंड एंगर एट दोज मार्क्ड एज अनडिजायरेबल, और नफरत को अनडिजायरेबल पर केंद्रित किया। The Nazis made equal efforts to appeal to all the different sections of the population. नाजियों ने पॉपुलेशन के सभी हिस्सों को आकर्षित करने का प्रयास किया। They sought to win their support by suggesting that Nazis alone could solve all their problems. उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनका हल सिर्फ नाजी ही कर सकते हैं, उनको विश्वास दिलाया गया। अब आप ये एक फिगर देख सकते हो, फिगर नंबर 28, ए नाजी पोस्टर अटैक किंग जूस। यहूदियों के ऊपर हमला करता हुआ एक नाजी पोस्टर है। इसमें क्या बताया गया है, ये ऊपर बैठा हुआ है, क्या है ये देखते हैं। कैप्शन अबव रीड्स, चित्र के नीचे जो कैप्शन दिया गया है उसको पढ़िए आप। मनी इज द गॉड ऑफ जूस, पैसा ही जूस का भगवान है। उन्होंने जूस के लिए कहा है कि जूस के लिए केवल मनी ही गॉड है, जूस के लिए केवल पैसा ही भगवान है, और इन ऑर्डर टू अर्न मनी ही कमिट्स द ग्रेटेस्ट क्राइम्स, और पैसा कमाने के लिए वो ग्रेटेस्ट क्राइम्स भी कर सकता है। पैसे के लिए वो भयानक अपराध करता है। जूझ के लिए कहा गया है ही डज नॉट रेस्ट, और वो तब तक रेस्ट नहीं करता है, चैन से नहीं बैठता है, until he can sit on a big sack of money, और वो तब तक चैन से नहीं बैठता है जब तक कि वो नोटों से भरा हुआ जो शेक है, थैला है, उसके ऊपर नहीं बैठ जाता है। तो इसको बताया गया जूस को, ये नोटों से भरा हुआ थैला है। ये जूस जो है लोभी इंसान के रूप में बताया है नाजियों ने इसको, और ये जब तक बहुत सारा पैसा नहीं कमा लेता, नोटों से थैला नहीं भर लेता है तब तक, और उसके ऊपर बैठ नहीं जाता है तब तक जो है वो चैन से नहीं बैठता है। जूझ के लिए कहा गया है। Until he has become the king of money, और जब तक वो पैसे का राजा न हो जाए तब तक वो चैन से नहीं बैठता है। He does not rest, वो रेस्ट जो है नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं जर्मन किसान, जर्मन फार्मर, यू बिलोंग टू हिटलर, तुम सिर्फ हिटलर के हो। वाई, क्यों, हिटलर के क्यों हो तुम, फार्मर्स के लिए बताया गया है। द जर्मन फार्मर स्टैंड्स इन बिटवीन टू ग्रेट डेंजर्स, जर्मन किसान टू ग्रेट डेंजर्स के बीच में स्टैंड कर रहा है, पिस रहा है। टुडे, आज, द वन डेंजर अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम, तो फर्स्ट जो डेंजर है, फर्स्ट जो खतरा है वो क्या है, अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम, अमेरिकी अर्थव्यवस्था। बिग कैपिटलिज्म यानी कि बड़े पूंजीवाद का है। द अदर इज द मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ बोल्शेविज्म, और दूसरा खतरा क्या है, बोल्शेविज्म की मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था का है। इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ बोल्शेविज्म, ये दूसरा खतरा है। जो दो खतरा बताया है फार्मर के लिए, फर्स्ट अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम है, सेकंड मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ बोल्शेविज्म। बिग कैपिटलिज्म एंड बोल्शेविज्म वर्क हैंड इन हैंड, ये दोनों हाथ मिलाकर काम करते हैं, हैंड इन हैंड, वर्क हैंड इन हैंड। कौन कौन, कैपिटलिज्म एंड बोल्शेविज्म, यानी पूंजीवाद और बोल्शेविज्म, ये दोनों ही वर्क हैंड टू हैंड, हैंड इन हैंड, हाथ मिलाकर काम करते हैं। दे आर बॉर्न ऑफ जेविश थॉट, ये दोनों ही यहूदी विचारों से जन्मे हैं। एंड सर्व द मास्टर प्लान ऑफ वर्ल्ड
जेवरी, और विश्व यहूदीवाद की जो महायोजना है उनको ये लागू कर रहे हैं, मास्टर प्लान उसको सर्व कर रहे हैं। हु अलोन कैन रेस्क्यू द फार्मर फ्रॉम दीज डेंजर्स, किसान को इन खतरों से कौन बचा सकता है? नेशनल सोशलिज्म, केवल राष्ट्रीय समाजवाद। तो दो खतरे बताए हैं कि किसान के लिए, फार्मर्स के लिए कौन से डेंजर्स है, उनको किस प्रकार दूर किया जा सकता है। तो एंड में बताया नेशनल सोशलिज्म जो है इस डेंजर का सॉल्यूशन कर सकता है। फ्रॉम ए नाजी लीफ प्लेट 1932, 1932 में छपे एक नाजी पर्चे से ये लिया गया एक कथन है। इधर आप देख सकते हो फिगर 30, ए नाजी पार्टी पोस्टर ऑफ द 1920s, 20 के दशक का एक नाजी पोस्टर है। इट आस्क वर्कर्स टू वोट फॉर हिटलर फॉर फ्रंट लाइन सोल्जर, इसमें हिटलर को अग्रिम मोर्चे के ऊपर युद्ध में रत सिपाही बताकर उसे वोट देने का अर्ज किया गया है। सम इंपॉर्टेंट डेट्स भी हम देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जिनके बारे में हम देखते हैं। अगस्त 1, 1914, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिंस, ये आप जानते हो, पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था। नवंबर 9, 1918, जर्मनी कैपिचुलेटेस, यानी जर्मनी पराजित हुआ था, एंडिंग द वार, युद्ध भी समाप्त हुआ था। नवंबर 9, 1918, प्रोक्लेमेशन ऑफ द वाइमर रिपब्लिक, वाइमर रिपब्लिक की स्थापना का ऐलान हुआ था। जून 28, 1919, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस हुई थी। नेक्स्ट है जनवरी 30, 1933, हिटलर बिकम्स चांसलर ऑफ जर्मनी, हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था। सितंबर 1, 1939, क्या हुआ था? जर्मनी इन्वेड्स पोलैंड, जर्मनी का पोलैंड पर इन्वेड, जर्मनी में घुसा था। बिगिनिंग ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर, और सेकंड वर्ल्ड वॉर की बिगिनिंग हुई थी। नेक्स्ट है जून 22, 1941, जर्मनी इन्वेड्स द यूएसएसआर, जर्मन सेनाएं यूएसएसआर में घुसती है, इन्वेड करती है। जून 23, 1941, मास मर्डर ऑफ द जूज बिगिंस, जूज का कत्लेआम शुरू होता है, मर्डर होते हैं। नेक्स्ट है दिसंबर 8, 1941, द यूनाइटेड स्टेट्स ज्वाइन सेकंड वर्ल्ड वॉर, जो अमेरिका है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में ज्वाइन करता है। जनवरी 27, 1945, सोवियत ट्रूप्स लिबरेट सोवियत जो फौजें हैं वो ऑस्विटस को मुक्त कराती है। सोवियत ट्रूप्स क्या करती है? लिबरेट ऑस्विटस को मुक्त कराती है सोवियत ट्रूप्स। मई 8, 1945, एलाइड विक्ट्री इन यूरोप, और मई 8, 1945 में क्या होता है? यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय होती है। तो इस प्रकार जो है ये हमारा टॉपिक था, तो ये टॉपिक जो है हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।